हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का 11वां वीडियो है। जैसा कि हम लोग ये ट्रांसलेशन प्रैक्टिस एसएससी जेएचटी एग्जाम के पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज का ट्रांसलेशन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आज मैंने दो पैसेज लिए हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। दोनों प्रीवियस ईयर में आए हुए पैसेज हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले अंग्रेजी का पैसेज पढ़ लेते हैं, क्या है। To understand the principle behind effortless practices, the example of boiling water is helpful. Everywhere in the world, the nature of water is essentially coolness. When a pot of water is placed on a stove and starts to boil, it is no longer cool. The quality is fire, which is heat, has entered the water. To restore the water to its natural state of coolness, all one has to do is to remove the pot from the stove. The heat will leave the water by itself. No effort is necessary. The yoga of silence is the practice of experiencing one's self, one's natural state, as the silent ground upon which all the experiences of life are playing. ठीक है, तो एक एक सेंटेंस को हम लोग अलग अलग स्लाइड पे लेके उसका ट्रांसलेशन करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस क्या है। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड एफर्टलेस प्रैक्टिसेस, द एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हेल्पफुल। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंड मतलब हो जाता है समझना। प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, सिद्धांत। बिहाइंड मतलब के पीछे का। एफर्टलेस प्रैक्टिस, एफर्टलेस प्रैक्टिस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको सहज अभ्यास बोल सकते हैं। एफर्टलेस मतलब जिसमें कोई एफर्ट ना हो तो उसको सहज बोल सकते हैं। प्रैक्टिस को अभ्यास बोल सकते हैं। एग्जाम्पल को उदाहरण बोलेंगे। बॉइलिंग वाटर मतलब इसको उबलते पानी बोल सकते हैं। इज हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब सहायक। ठीक है, तो चलिए इसको हिंदी में लिख लेते हैं, कैसे होगा। तो सहज अभ्यासों, प्रैक्टिसेस है ना, सहज अभ्यासों के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए उबलते पानी का उदाहरण, हेल्पफुल को क्या बोले, सहायक है, सहायक है। तो क्या हो गया, सहज अभ्यासों के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए उबलते पानी का उदाहरण सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड द नेचर ऑफ वाटर इज एसेंशियली कूलनेस। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर मतलब हर जगह, वर्ल्ड मतलब संसार में या दुनिया में। द नेचर ऑफ वाटर, नेचर मीन्स प्रकृति, वाटर पानी, एसेंशियली कूलनेस, कूलनेस को क्या बोलेंगे, शीतलता। एसेंशियली मतलब, एसेंशियली को ऐसे जरूरी के संदर्भ में रखते हैं, तो यहाँ पे एसेंशियली के लिए हम लोग मूलतः यूज कर सकते हैं। मूलतः शीतलता, कूलनेस के लिए शीतलता। तो चलिए इसको हिंदी में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। दुनिया में या फिर संसार में हर जगह पानी की प्रकृति, नेचर ऑफ वाटर। एसेंशियली को हम लोग क्या लिख रहे हैं, मूलतः, मूलतः शीतलता मतलब कूलनेस है। ठीक है, दुनिया में हर जगह पानी की प्रकृति मूलतः शीतलता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। When a pot of water is placed on a stove and starts to boil, it is no longer cool. ठीक है, तो pot of water क्या बोल सकते हैं, पानी का बर्तन। Placed on stove, stove को चूल्हा बोल सकते हैं। And start to boil को उबलना, cool को फिर से ठंडा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा। जब पानी का एक बर्तन चूल्हे पर रखा जाता
है और उबलने लगता है, स्टार्ट्स टू बॉयल, तो यह ठंडा नहीं रह जाता है। ठीक है, जब पानी का एक बर्तन चूल्हे पर रखा जाता है और उबलने लगता है तो यह ठंडा नहीं रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द क्वालिटी इज फायर विच इज हीट हैज एंटर्ड द वाटर। ठीक है, तो क्वालिटी का क्या हो जाएगा? गुण। फायर का मतलब अग्नि या आग। हीट को क्या बोल सकते हैं? ताप या गर्मी। ताप बोल सकते हैं या गर्मी बोल सकते हैं, ताप ज्यादा सही रहेगा। हैज एंटर्ड द वाटर। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे? एंटर्ड द वाटर मतलब वाटर में प्रवेश कर गया है, मतलब जल में प्रवेश कर गया है। तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? क्वालिटी मतलब गुण यह है कि अग्नि अर्थात ताप जल में प्रवेश कर गया है। ठीक है, तो गुण यह है कि अग्नि अर्थात ताप जल में प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। टू रीस्टोर द वाटर टू इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ कूलनेस ऑल वन हैज टू डू इज टू रिमूव द पॉट फ्रॉम द स्टोव। तो रीस्टोर का क्या हो जाएगा? रीस्टोर को मतलब वापस लाने के लिए, द वाटर टू इट्स नेचुरल स्टेट मतलब प्राकृतिक स्थिति, कूलनेस शीतलता, रिमूव यहाँ रिमूव द पॉट फ्रॉम द स्टोव, तो स्टोव से उतारने के संदर्भ में यहाँ पे हो रहा है, मतलब चूल्हे से उतारने का के संदर्भ में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पानी को उसकी शीतलता, कूलनेस की प्राकृतिक अवस्था, स्टेट को स्थिति या अवस्था लिख लेते हैं, यहाँ पे अवस्था ज्यादा सही रहेगा। प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए बस बर्तन को चूल्हे से, ऑल वन हैज टू डू है ना, चूल्हे से उतारना होगा। ठीक है, पानी को उसकी शीतलता की प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए बस बर्तन को चूल्हे से उतारना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द हीट विल लीव द वाटर बाय इटसेल्फ, नो एफर्ट इज नेसेसरी। ठीक है, तो हीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ताप बोलेंगे। विल लीव द वाटर मतलब पानी को छोड़ देगा। नो एफर्ट मतलब कोई भी प्रयास या किसी प्रयास की नेसेसरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ताप या गर्मी अपने आप पानी को छोड़ देगी, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ताप अपने आप पानी को छोड़ देगी, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द योगा ऑफ साइलेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग वंस सेल्फ, वंस नेचुरल स्टेट एज द साइलेंट ग्राउंड अपॉन विच ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर प्लेइंग। ठीक है, तो साइलेंस को क्या बोल सकते हैं? मौन बोल सकते हैं। योगा को तो योगा ही बोलेंगे, योग बोलेंगे, योग। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? अभ्यास। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना। वंस सेल्फ मतलब अपने आप को। वंस नेचुरल स्टेट मतलब अपनी प्राकृतिक स्थिति
एज द साइलेंट ग्राउंड मतलब मौन भूमि बोल सकते हैं इसको, अपॉन विच ऑल द एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ मतलब जीवन के अनुभव, आर प्लेइंग, प्लेइंग को तो खेल रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मौन का योग, योगा ऑफ साइलेंस, स्वयं को अपनी प्राकृतिक स्थिति या अवस्था को उस मौन भूमि मतलब साइलेंट ग्राउंड के रूप में अनुभव करने का अभ्यास है, जिस पर जीवन के सभी अनुभव खेल रहे हैं। ठीक है, मौन का योग स्वयं को अपनी प्राकृतिक स्थिति को, स्वयं को कॉमा अपनी प्राकृतिक स्थिति को उस मौन भूमि के रूप में अनुभव करने का अभ्यास है, जिस पर जीवन के सभी अनुभव खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश पैसेज का हिंदी अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए एक बार, हमने यहाँ तक अनुवाद कर लिया है। अब चलते हैं हमारे हिंदी के अनुच्छेद पर, तो देखिए उसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार। महात्मा गांधी ने गांव की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। उन्होंने लिखा, सच्चा लोकतंत्र के केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। स्वतंत्रता, ये चलाना है, स्वतंत्रता नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा, जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि न कोई पहला होगा और न आखिरी। लोकतंत्र का बल यह नहीं है कि राज्यों में या शिखर पर संसद हो, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को उभारती हो और उसे प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाती हो कि वह सरलता पूर्वक किसी भी दायित्व को संभाल सके। तो एक एक वाक्य को हम लोग अलग अलग स्लाइड में लेके उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, महात्मा गांधी ने गांवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, महात्मा गांधी ने गांव, गांव मतलब विलेजेस, आजादी मतलब इंडिपेंडेंस, के बगैर मतलब विदाउट, भारत की आजादी मतलब इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो अधूरा, अधूरा को इनकम्प्लीट बोलेंगे। उसके बाद और कोई देखिए नया कोई शब्द है इसमें, अपने बारे में सोचने मतलब थिंक फॉर इटसेल्फ, या फिर गांव के संदर्भ में हो रही ना इसलिए इटसेल्फ यूज करेंगे। स्वयं निर्णय लेने मतलब टेक इट्स ऑन डिसीजंस, स्वयं क्रियान्वित करने, क्रियान्वित को इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा, महात्मा गांधी डिस्क्राइब इंडियाज इंडिपेंडेंस एज इनकम्प्लीट विदाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ विलेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, आजादी यानी गांव समाज की आजादी, फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम ऑफ द विलेज
सोसाइटी, गांव समाज है ना, विलेज सोसाइटी टू टू थिंक फॉर इटसेल्फ, अपने बारे में सोचने, कॉमा टेक इट्स ओन डिसीजन, मतलब स्वयं निर्णय लेने, एंड कार्यान्वित को क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट इट ऑन इट्स ओन। ठीक है। महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस एज इनकम्प्लीट विदाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ विलेजेस। फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम ऑफ द विलेज सोसाइटी टू थिंक फॉर इटसेल्फ, टेक इट्स ओन डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट इट ऑन इट्स ओन। ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं। उन्होंने लिखा, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। लिखा वो क्या हो जाएगा, रोट, सच्चा लोकतंत्र ट्रू डेमोक्रेसी, केंद्र मतलब सेंटर, बैठे मतलब सिटिंग एट द सेंटर, केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों मतलब 20 पर्संस के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, कैनॉट बी रन। ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें, कैसे शुरू करेंगे, ही रोट ट्रू डेमोक्रेसी cannot be run by 20 persons or people sitting at the center। ठीक है। He wrote, true democracy cannot be run by 20 persons sitting at the center। ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलना होगा या चलाना होगा। स्वतंत्रता नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रत्येक गांव का क्या हो जाएगा, प्रत्येक गांव का मतलब एवरी विलेज के लोगों को नीचे से चलाना होगा, मतलब इट हैज टू बी रन फ्रॉम बॉटम। ठीक है। इसका ये अर्थ हुआ, लोगों को नीचे से चलाना होगा मतलब इट हैज टू बी रन फ्रॉम बिलो, और फ्रॉम बॉटम बोल सकते हैं स्वतंत्रता नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्रता का फ्रीडम नीचे से प्रारंभ मतलब फ्रॉम द बॉटम प्रारंभ होने चाहिए, मस्ट स्टार्ट होनी चाहिए है, इसलिए मस्ट स्टार्ट। चलिए इसको लिख लेते हैं, उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा, इट हैज टू बी रन फ्रॉम बिलो, या बॉटम भी लिख सकते हैं इधर, बिलो या बॉटम, बाय द पीपल ऑफ एवरी विलेज, फुल स्टॉप। और स्वतंत्रता नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, फ्रीडम होनी चाहिए, तो मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। ठीक है। तो ये आपका हो गया, इट हैज टू बी रन फ्रॉम बिलो बाय द पीपल ऑफ एवरी विलेज, और दूसरा सेंटेंस हो गया, फ्रीडम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। ठीक है। तो प्रत्येक गांव मतलब एवरी विलेज, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र उसी को बोलते हैं, डेमोक्रेसी को ही बोलते हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र, तो उसके लिए डेमोक्रेसी शब्द यूज करेंगे। पंचायत का तो पंचायत ही यूज करेंगे, जिसके हाथ में whose hand the संपूर्ण सत्ता मतलब एंटायर पावर विल बी होगी। ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार को क्या बोलेंगे, इन दिस वे एवरी विलेज विल बी और डेमोक्रेसी, और पंचायत इन whose hands the entire power will be। ठीक है। इन दिस वे एवरी विलेज विल बी अ डेमोक्रेसी और पंचायत इन whose hands the entire power will be। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी साथ साथ में ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, और अगर मेरे से लगता है कि आपका ट्रांसलेशन ज्यादा बेहतर है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए तो अगले वाक्य पे चलते हैं। अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई
साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी डॉट 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 दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि ना कोई पहला होगा और ना आखिरी। ठीक है, तो अगर हिंदुस्तान के हर गांव में, इफ किस बारे में बात हो रही है, पंचायती राज कायम हुआ मतलब एस्टेब्लिश्ड, हर गांव में मतलब एवरी विलेज ऑफ हिंदुस्तान या इंडिया इसको बोल सकते हैं, तो मैं अपनी इस तस्वीर, तस्वीर को क्या क्या बोल सकते हैं, पिक्चर, सच्चाई, सच्चाई मतलब ट्रूथ, साबित करना प्रूव, जिसमें सबसे पहला मतलब फर्स्ट एंड द लास्ट दोनों बराबर होंगे, मतलब इक्वल, बराबर का इक्वल, या यूं कहिए कि ना कोई पहला होगा और ना आखिरी, नाइदर नॉर यहाँ पे यूज कर लेंगे, ना कोई पहला मतलब नाइदर विल बी द फर्स्ट नॉर द लास्ट, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं सेंटेंस में। तो कैसे शुरू करेंगे, कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो इफ पंचायती राज इज एवर established in every village ऑफ हिंदुस्तान या इंडिया, तो कुछ भी लिख सकते हैं, इंडिया, देन आई विल बी एबल टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ माई पिक्चर इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट डॉट 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 दे देंगे, बोथ विल बी इक्वल, मतलब या तो दोनों बराबर होंगे, और रेदर मतलब या तो, रेदर नीदर फर्स्ट नॉर लास्ट। ठीक है, इफ पंचायती राज इज एवर एस्टेब्लिश्ड इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया, देन आई विल बी able to prove the truth of my picture in which the first and the last both will be equal, मतलब सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि, इसकी जगह पे rather हम लोग यूज कर लिए हैं, rather ना कोई पहला होगा ना आखिरी, neither first nor last। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। लोकतंत्र का बल यह नहीं है कि राज्यों में या शिखर पर संसद हो, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को उभारती हो और उसे प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाती हो कि वह सरलता पूर्वक किसी भी दायित्व को संभाल सके। ठीक है, तो लोकतंत्र को क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का बल, बल के लिए यहाँ पे क्या फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का बल, लोकतंत्र की शक्ति के बारे में बात हो रही है, तो लोकतंत्र का बल मतलब स्ट्रेंथ। ठीक है, राज्यों में मतलब स्टेट्स, इन स्टेट्स, शिखर पर, शिखर पर यहाँ पे कहने का मतलब है कि टॉप, जो टॉप पे है, तो इसके लिए टॉप हम लोग यूज कर लेंगे। संसद, संसद के लिए पार्लियामेंट, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों, शक्तियां का क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग इसको स्ट्रेंथ के टर्म में ही लेंगे, को उभारती हो। ठीक है, उभारती को यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, मतलब शक्तियों को ऐसा दिखाई देता है तो या बढ़ाता है, तो एनहांसेस द स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसे प्रशिक्षित कर, मतलब ट्रेन, ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, मतलब इस योग्य बनाती हो, मतलब योग्य बनाना मतलब टू मेक देम कैपेबल, ताकि वह सरलता पूर्वक, मतलब इजीली किसी भी दायित्व को, मतलब दायित्व का रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके, मतलब हैंडल कर सके। ठीक है, हैंडल। चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी is not that there should be parliament in the states, राज्यों में या शिखर पर, या और टॉप, और एट द टॉप लिख दीजिएगा, एट द टॉप, बट
इट इज समथिंग, मतलब यह कुछ ऐसी चीज है, इट इज समथिंग दैट उभारती हो, वो क्या बोल सकते हैं, मतलब दैट रिफ्लेक्ट्स भी बोल सकते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स द strengths of every person and trains them to make them capable of handling any responsibility easily. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट दैट देयर शुड बी पार्लियामेंट इन द स्टेट्स और एट द टॉप, बट इट इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी पर्सन एंड ट्रेन्स देम टू मेक देम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इजीली। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो हिंदी का अनुच्छेद था उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तो आज का हमने 2 ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही मैं निबंध पे आधारित निबंध और एसे, मतलब इंग्लिश एसे और हिंदी निबंध पे भी जल्दी से वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपका पेपर 2 का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए, एक तो ट्रांसलेशन आता है, दूसरा आता है आपका निबंध। तो ट्रांसलेशन की तो प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे हैं, अब पैरेलल में आपके लिए प्रीवियस ईयर के या फिर जो भी इंपॉर्टेंट निबंध है उस पे वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।